नमस्कार साथियों का। सबसे पहले देखिए, आज यूं कहे तो अपने राजस्थान का गौरव ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने आपको जा रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में बेहतरीन अपने मेहनत के बलबूते समूचे राजस्थान में अपने नाम की पहचान बनाई है। उस शख्सियत से आज रूबरू होने वाले हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है। सपने देख तो हर कोई सकता है, लेकिन सपनों को साकार बनाना, उन सपनों को सच साबित करना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और वो कार्य करके दिखाया है जिस शख्सियत से आज हम आप सभी को रूबरू करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे क्रिकेट विद सीताराम यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को आप करें सब्सक्राइब। तो वो शख्सियत कौन है, जिस शख्सियत की अपन जिक्र करें, उसका नाम है नव्या चौधरी, जो भी हाल ही में अंडर-19 खेल के आई है राजस्थान की तरफ से। तो सबसे पहले इनकी जो जीवनी है, इनका जो संघर्ष है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, अपने सपनों को पंख लगाने का जो कार्य किया है, वो पूरा जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने किसको देखे क्रिकेटर बनने का विचार इनके मन में आया, और किस क्रिकेटर से प्रभावित होकर इन्होंने क्रिकेटर बनने का जो ठाना वो करके दिखाया, वो सभी इनके माध्यम से जानने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नव्या चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम दिनेश कुमार जी है और मेरा गांव बलारा है। मैंने क्रिकेट की जो शुरुआत की वो मेरी 12th क्लास के बाद शुरुआत की। स्कूली शिक्षा है वो आपकी, वो कहाँ से हुई? मेरी स्कूली शिक्षा 12th मैंने पास आउट भारतीय लक्ष्मणगढ़ से करी थी। और उससे पहले मैंने स्पोर्ट्स मेरे केशवानंद में चलते थे। केशवानंद के छोड़ने के बाद मेरे स्पोर्ट्स छूट गए थे, तो मेरी 4 साल फिर पढ़ाई चली थी। स्पोर्ट्स का कोई उसमें था नहीं सीन कि मैं स्पोर्ट्स में फिर दोबारा अपना कदम रखूं। क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का वो विचार कहाँ से आया? किसने उसमें आपको सपोर्ट किया? कि लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जैसे एक परंपरा चली आ रही है पुराने जमाने से कि महिला हो बोले लड़कियां, उनको घर तक ही सीमित रखा जाता है, घर से बाहर जाने की अनुमति होती नहीं है। तो जैसे आपके माता पिता है, उनको आपने कैसे बताया? किसी के थ्रू बताया होगा कि मैं भी एक क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, बाहर जाके खेलना चाहती हूँ, मैं भी आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, मेरे भी सपने हैं। तो वो कैसे आप घर वालों के सामने रखे आपने? मैंने मेरी 12th क्लास की एग्ज़ाम दी। उसके बाद रिजल्ट आने के बीच में जो 1-2 महीने का गैप रहता है, उसमें मेरे को क्रिकेट का बहुत ज़्यादा वो हो गया कि मुझे खेलना ही है। मैं उसमें सिर्फ क्रिकेट के वीडियोस देखा करती थी। तो मम्मी पापा ने ये बोला कि अगर तेरे 80 या 85 से ज़्यादा परसेंट आएंगे तो तुझे लैपटॉप ला के देंगे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करनी है। तो फिर हम क्रिकेट अकेडमी एक दिन ये जो विक्टर अकेडमी थी इसे देखने आए, और फिर ये सारी बात वगैरह हुई और मैंने अकेडमी ज्वाइन की। कितना समय लगा घर वालों को कन्विंस करने में कि मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे ग्राउंड में जाना है, सबके साथ उतरना है? कितना समय लगा घर वालों को कन्विंस करने में? इस चीज़ में मुझे कन्विंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले भी स्पोर्ट्स खेल चुकी थी। मैं पहले बास्केटबॉल खेलती थी, फिर 11th-12th में मैंने सॉफ्टबॉल भी खेला था, नेशनल खेला था, यूनिवर्सिटी खेला था। मेरे घर वालों को वो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, तो वो इस चीज़ में है कि जो बच्चा करना चाहता है वो उसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उसके अपोजिट नहीं जाते। तो मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा उन्हें कन्विंस करने में समय नहीं लगा, और उन्होंने कहा जो तुम्हें करना है तुम करो, बस इतना है कि तुम उसमें अपना 100% दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे अपन बात करें तो किसको देख के आपने क्रिकेट चुनने का फैसला किया, क्रिकेटर बनने का? क्योंकि कोई ना कोई तो आइडियल होता है। कैसे आपको क्रिकेट का शब्द है, उस शब्द की तरफ बढ़ने का विचार कैसे हुआ आपको? अपने रिश्तेदारों के पास ज़्यादा रही हुई हूँ। वहाँ जो है मेरे बड़े एक चाचा थे जिनका नाम अशोक था, वो क्रिकेट के काफ़ी शौकीन थे, और उनको देख के मुझे क्रिकेट का चाव चढ़ा था, और मेरा आइडियल जो है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा है। तो देखिए, रोहित शर्मा आपके आइडियल हैं, तो आप जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज हैं या गेंदबाज? मैं एज ए ऑलराउंडर हूँ। अकेडमी का जो करियर है वहां से किस प्रकार का रहा? अकेडमी का करियर ये रहा कि मैंने जब अकेडमी ज्वाइन करी तो मेरा लगभग 10 दिनों तक तो मेरा मन नहीं लगता था अकेडमी में, क्योंकि घर से दूर मैं कभी रही नहीं थी। फिर धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट हुआ, फिर मैं थोड़ा ओपन हुई और धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करा। मेरे गेम में जो है वो इम्प्रूवमेंट भी आने लगा, और काफ़ी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस वगैरह भी करी। जैसे देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल और है, जैसे आप लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती है या फिर लड़कियों के साथ? हमारी एकेडमी में लड़कियां काफ़ी कम हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिस मेरे लड़कों के साथ ही होती है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। बिल्कुल। देखिए, लड़कों के साथ प्रैक्टिस करने में सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लड़कियों के लेवल से लड़कों का थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा गेम हाई लेवल का रहता है, स्टैंडर्ड हाई रहता है। तो बिल्कुल, अगर आप बॉयज़ के स्टैंडर्ड का अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आसान होता है। इसीलिए
देखिए आपको कितना समय हो गया, पहले तो आपको जैसे तैयारी करते हुए, एकेडमी ज्वाइन किए हुए कितना समय हो गया आपको? मुझे एकेडमी ज्वाइन करे 1.5 साल हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करने वाले इंसान थे वो थे मेरे कोच धर्मपाल सर, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। बॉलिंग में, बैटिंग में मेहनत करना, जो भी था बेसिक होते थे, टेक्निक्स होती थी, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। धर्मपाल जी का तो नाम चलता है क्योंकि धर्मपाल जी ने हमेशा कठिन कार्य किए हैं, कठिन संघर्ष किए हैं। और धर्मपाल जी के अगर बारे में मैं बताऊं तो आपको हमेशा कोयले की खदान से हीरा, हीरे की पहचान कौन कर सकता है? सिर्फ जौहरी कर सकता है। तो हमेशा वो जौहरी बने हैं धर्मपाल जी, हमेशा कोयले की खदान से हीरे उन्होंने तलाशे हैं और सबके सामने प्रदर्शित किए हैं। दो पंक्तियां धर्मपाल जी के लिए भी मैं पेश करना चाहूंगा कि जननी जने तो ऐसा जने के दाता के शूर, नीतो रीजे बांजड़ी मती गमाई जे नूर। धर्मपाल जी के लिए क्लिपिंग होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की है। हमेशा जो तलाश रहती है कि एक अच्छे क्रिकेटर की, स्टूडेंट आता है एकेडमी में तो पहले वो साधारण होता है, बेसिक्स उसका क्लियर क्लियर नहीं होता है, लेकिन इतने जल्दी आपके बेसिक क्लियर करवाना, उसके बाद इतना स्टैंडर्ड का आपका गेम बनाना, तो कितने घंटे आप रोज प्रैक्टिस करते हो? मेरा ये रहता था कि गर्मियों में हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करते थे, तो सुबह हम 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक लगभग करते थे, और शाम के टाइम जो है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक करते थे, जिसमें फिटनेस वगैरह अलग होती थी। और सर्दियों में जो था वो थोड़ा लेट जाते थे, लेकिन सुबह जैसे 8 बजे गए तो 3-4 बजे तक करते थे उस चीज़ को, क्योंकि सर्दियों में शाम के टाइम फिर प्रैक्टिस हो नहीं पाती थी इसलिए। जैसे माइंड से कभी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई रखना, तो वो आपको मतलब कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा, जैसे कॉन्फिडेंस किसने दिया आपको कि आप ये कर सकते हैं? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को जो मेरे कोच हैं धर्मपाल सर उनसे, और एक जो मेरी मम्मी है उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसी ऐसी जगह सपोर्ट करा है जो मतलब जहाँ काफ़ी कुछ गलत चीज़ें भी हुई है, मेरे जीवन में काफ़ी गलत चीज़ें आई भी हैं, और उस चीज़ से मेरे घर वालों ने मना भी किया, लेकिन मम्मी ने मेरे को उस जगह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो पर्सन रही है वो मेरी मम्मी रही है मेरी लाइफ में। कोच हैं धर्मपाल जी, मेरे भी काफी अच्छे मित्र हैं, काफी अच्छे इंसान हैं, अनेक दिल के धनी हैं। तो उनको जैसे आप उनको किस रूप में देखते हैं, किस नजर से आप अपने कोच सर को देखते हैं? मेरे कोच सर को, वो एक काफ़ी अच्छे व्यवहार के इंसान है। पहली बात तो ये उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहता है सबके साथ। अगर कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में बदल देते हैं, और मुझे उनकी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो वहाँ वहाँ मुझे सपोर्ट करते हैं, एज ए फ्रेंड, एज ए कोच, एज ए फादर। अगर मुझे जिस भी वे में उनकी नीड है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी नेगेटिव वे में जा रही हूँ, जैसे दोस्त हमें फिर हंसी मजाक करते हैं, वही सर उधर हंसी मजाक करके और मुझे वापस उस चीज़ से निकाल लेते हैं। और एज ए मेरे को फादर की अगर नीड होती है, मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनली हो, कैसा भी सपोर्ट हो, उसमें मुझे सर काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और एज ए कोच उसमें तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, हर चीज़ में उन्होंने मुझे सिखाया है। क्रिकेट में जो है वो सर ने मेरे को एक ही बात बोली है कि जो होता है वो माइंड सेट का खेल होता है, तो जितनी तुम क्रिकेट की बात करोगे उतना तुम क्रिकेट सीखोगे। तो जब भी मौका मिलता है सर मेरे से, हंसी मजाक की बात अलग होती है, बाकी अगर जब भी मौका मिलता है तो मेरे को हर वक्त क्रिकेट का कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ। देखिए एक डेली रूटीन जैसे होता है एज ए प्लेयर, तो जो आपका डेली रूटीन है, क्योंकि देखिए काफी दर्शक हैं जो देखने वाले हैं, वो भी मतलब ये उनका भी कहीं ना कहीं क्रिकेटर बनने के सपने हैं, तो वो भी चाहते हैं कि किस हिसाब से क्रिकेटर तैयारी करता है। जैसे आपने अंडर 19 खेला, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो कहता हूँ आपने अपने माता पिता का, अपने कोच सर का और हमारे पूरे सीकर का नाम रोशन किया है पूरे समूचे भारतवर्ष में। तो बिल्कुल देखिए जैसे आपकी जो रूटीन है, क्योंकि काफी हमारे दर्शक ऐसे हैं जो भी क्रिकेटर बनने के कहीं ना कहीं उनके भी सपने हैं, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो डेली रूटीन होता है एज ए खिलाड़ी का, तो वो किस प्रकार रहता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे सुबह से शाम जो आपका डेली रूटीन है वो किस हिसाब से सेट रहता है? हमारा जो डेली रूटीन रहता है वो ये रहता है कि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, लेकिन ठंड कितनी भी पड़ो हम सुबह 6 बजे उठते थे। 6 से हमारा 8 साढ़े 8 तक का जो था वो फिटनेस का सेशन रहता था, हम फिटनेस करते थे। और उसके बाद हम हमारा जो नाश्ता बना होता था, नाश्ता करके हम नेट्स में आते, नेट्स में आके फिर सर आते थे तो वो हमें कोचिंग देते थे, हम प्रैक्टिस करते थे 12-1 बजे तक, फिर हमारा कूल डाउन करके और बाद में हम चले जाते, खाना बना होता खाना खाते और फ्रेश व्रेश होके नहा धो के फिर वापस आते, शाम को प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करके शाम को फिर हम जिम करते थे, और लास्ट में फिर जब हम कूल डाउन वगैरह करके हमारा खाना खाते थे, ये हमारा जो था वो डेली रूटीन रहता था। हमारा जो जिम करते थे हम, जिम सेशन होने के बाद जो है फिर सर हमारी क्लास लेते थे आधे घंटे, उसमें हमें माइंड सेट बताते थे कि तुम्हें कैसे अपने माइंड को स्ट्रोंग रखना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है, क्रिकेट में तुम्हें क्या क्या करना है, और ऑफ द फील्ड तुम्हें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें बताते थे।
और उस आधे घंटे में हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती थी। और देखिए एक और सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है क्रिकेटर्स के लिए कि क्रिकेट को आप किस प्रकार देखते हैं? क्रिकेट खेलना ईजी है या फिर थोड़ा सा मुश्किल है? कि आप क्रिकेट को किस प्रकार खेल देखते हैं? क्रिकेट खेलना इजी तो नहीं है, क्रिकेट खेलना काफ़ी, क्रिकेट जो है वो एक भारत के अंदर बहुत ही टफ गेम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा लोग जो है इस खेल को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इस खेल को खेलते भी हैं, तो ये इजी तो नहीं है, लेकिन लड़कियों में भी इतना टफ नहीं है। अगर ज़्यादा मेहनत करे, थोड़ा टाइम इसको सीरियस लेके 2-4 साल अगर खेल ले, कुछ कर ले, तो वो खेल सकते हैं आगे। ये पहली एक ऐसी बात बोली जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ क्रिकेट मतलब बहुत ईजी है। क्रिकेट बहुत ईजी है, लेकिन उस ईजी को वही बात है कि कोई भी कार्य हो हार्ड वर्क तो हमें करना होता है। अगर क्रिकेट अपने ऊपर हावी हो गया तो कभी अपन क्रिकेटर बन नहीं सकते। तो हमेशा यही करना है कि हमेशा माइंड सेट में ये रहना चाहिए कि क्रिकेट बहुत ईजी है और क्रिकेटर हम बन सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए मेहनत चाहिए, वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरी बात देखिए, जैसे एज ए बैट्समैन अगर आप जाते हैं बीच मैदान, तो देखिए आप ऑलराउंडर हैं, तो मेरे हिसाब से 5 या 6 विकेट डाउन होने के बाद आपको भेजा जाता है, क्योंकि आपके पास जैसे डेथ ओवर्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो एक तो विकेट ज़्यादा निकल जाते हैं, तो वहाँ एक दबाव भी रहता है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने का, प्रेशर को झेलने का, प्रेशर रिलीज करने का, देखिए कहते हैं ना क्रिकेटर के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। प्रेशर होता है वहां से दबाव में निखरना, बिखरना। तो वहां आपका माइंडसेट क्या रहता है, आप किस प्रकार से उस प्रेशर को रिलीज करते हैं, वो जरूर हमारे दर्शकों को आप बताइए। उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये रहता है कि स्कोर बोर्ड पहले देखा जाता है कि इसमें क्या स्कोर चल रहा है, तुम्हें उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है कि तुम्हें अभी मारने की आवश्यकता है या फिर थोड़ा रुक के विकेट को रोक के रखना है। तो वो हम्म, सिचुएशन के हिसाब से खेला जाता है, और अगर तुम्हें मारने की आवश्यकता है तो तुम्हें गेप में उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथों में दोगे तो तुम विकेट नहीं रोक पाओगे, फिर तुम्हारी टीम वैसे नहीं जीत पाएगी। और जब अगर तुम रोक के खेल रहे हो तो इतना भी नहीं कि तुम रोक के बैठ ही जाओ, उसको सिंगल डबल अगर लेके चलोगे तो वो इजी हो जाएगा ज़्यादा। और देखिए एक टारगेट, जैसे आपको कोई ये टारगेट रहे अपने को अपना व्यक्तिगत 100 करना है, तो उसके लिए आपके क्या माइंड सेट रहते हैं, किस माइंड सेट के साथ आप बल्लेबाजी करते हैं? मैं बल्लेबाजी जब करने जाती हूँ तो यही रहता है कि फिफ्थ सिक्स डाउन तो मेरे को भेजते हैं एज ए ऑलराउंडर। तो अगर मैं T20 खेल रही हूँ तो इसमें यही रहता है कि बस लेके चलना है पूरे गेम को। ओवर के अंदर बाउंड्री तो निकालनी चाहिए, वो किसी भी गेप से निकालो। और अगर वनडे खेल रहे हैं तो इसमें ये रहता है कि बस खेलते रहो, सिंगल डबल रोटेट करते रहो, एक ओवर में टारगेट लेके चलो कि जैसे तुम्हें एक ओवर में 4 रन निकालने हैं, वो तुम कैसे भी निकालो। अगर वो तुम निकाल रहे हो तो तुम्हारा एकदम सही चल रहा है स्कोर बोर्ड पे। हाँ चलो, ये तो एज ए बल्लेबाज हो गया। अब देखिए जब आप ऑलराउंडर हैं तो आपको गेंदबाजी, मैंने देखा है अक्सर आप नई गेंद के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो नई गेंद पे देखिए पहले तो सीम पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि नई गेंद है वो हवा में नाचती है। तो मैंने देखा है गेंद तो हवा में नाचती है, लेकिन आप बल्लेबाजों को जैसे नचाती है आप बीच मैदान, मैंने काफी देखा है। तो जैसे आप नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो आप सामने वाले बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहा है उनके स्टांस को देख के क्या एक्सेप्ट करते हैं, उनकी क्या चीज नोटिस करते हैं, किस प्रकार की गेंदबाजी आपको यहाँ से आगे से करनी है, कैसी गेंदें आपको डालनी है, मतलब आप जैसे बल्लेबाज ने स्टांस। क्योंकि वो मारने वाला बैट्समैन है या फिर थोड़ा जो है वो बेसिकली टेक्निकल बैट्समैन है, वो कैसे खेलेगा उस बॉल को, तो उसको देख के एक दो बॉल के बाद उसका पता लग जाता है। तो लगभग तो मैं यही रखती हूँ नई बॉल से कि उनको आगे आगे खिलाऊं, आगे आगे, क्योंकि जब स्विंग मिलेगा तो विकेट ज़्यादा मिलेंगे। और जब मारने वाला बैट्समैन होता है तो लास्ट में जो मेरे पास ऑप्शन रहता है वो मैं बाउंसर का ट्राई करती हूँ, जिसपे वो विकेट भी देके जाते हैं। और अगर दोनों चीज़ें नहीं चले तो मैं लास्ट में कटर का भी यूज़ कर सकती हूँ। बिल्कुल, देखिए मैंने भी काफ़ी सुना है, जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने अक्सर बताया करते हैं कि अगर आपको विकेट की तलाश रहती है, तो पहला बॉल आप जैसे नया बल्लेबाज आ रहा है तो उसके बाउंसर मतलब बॉडी में हिट करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप बॉडी में हिट करने का प्रयास करते हैं, जो बैट्समैन है उसका स्टांस कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हाई लेवल पे ऊपर कर लेता है, उसकी क्योंकि थोड़ा सा मन में वहम रहता है कि बॉल बॉल आएगी वापस शरीर में, बॉडी में आएगी। तो उसके बाद अगर आप यॉर्कर के लिए जाते हैं, तो ऐसी कोई रणनीतियां जैसे आपके कोच ने आपको बता रखी है कि इस अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको विकेट मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसे कुछ टिप्स आपके कोच सर के बिल्कुल आप दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या आपको टिप्स दे रखे हैं कि जहां आपको जरूरत होती है वहां विकेट विकेट निकाल लेती है, कौन सी ऐसी रणनीतियां रहती है आपकी? मेरे कोच सर ने मेरे को अगर विकेट नहीं मिल रहे तो रणनीति लगभग ये बताते हैं कि अगर तुम्हें विकेट नहीं मिल रहे तो तुम बाउंसर पे जाओ। तुम बाउंसर डालोगे तो लड़कियों में ये रहता है कि ज़्यादातर लड़कियां बहुत कम होती है जो खेल पाती हैं बाउंसर, तो बाउंसर पे जाओगे तो तुम्हें विकेट मिलेंगे। और अगर बाउंसर से भी तुम्हें नहीं मिल रहे तो तुम आगे आगे एक ही टप्पे से बॉल डालते रहो, तुम्हें विकेट जरूर मिलेगा। अगर तुम टप्पा पकड़ के बॉल डाल रहे हो अपनी, तो तुम्हें जरूर विकेट मिलेगा। और मेन जो बॉलिंग का जो पॉइंट रहता है वही रहता है कि बॉलर को वेरिएशन आना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हें वेरिएशन आता है ना, तुम विकेट निकाल सकते हो आराम से। देखिए एज ए गेंदबाज है, अगर आप बात की जाए, तो सबसे अच्छी गेंद आपके लिए
आप एज ए गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं, तो सबसे अच्छी गेंद और सबसे सुरक्षित गेंद आप कौन सी गेंद को, कौन सी लेंथ को आप जैसे मानते हैं? मेरे लिए जिसपे मैं रन नहीं खाऊं वो सबसे सुरक्षित गेंद जो है, मैं यॉर्कर जो काफी ज्यादा मारते हैं यॉर्कर, वो मेरे को सेफ लगती है। अच्छा। और एज ए बल्लेबाज अगर आपसे पूछा जाए, जो बॉल आपको बैटिंग करने में सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो कौन सी बॉल से सबसे ज्यादा परेशानी आपको होती है? किसी से नहीं होती लगभग, क्योंकि मैं सारी बॉलें खेल लेती हूँ और सबसे ज्यादा मैं छोटी बॉल को बहुत ज्यादा मारती हूँ। मैंने जान लिया कि आपका डेली रूटीन किस प्रकार से रहता है। अब देखिए, जैसे हफ्ते में आप कितने मैच, जैसे जैसे एक तो ओपन नेट्स होता है, क्योंकि बाकी तो अपने को नेट्स ही करना होता है, लेकिन कितने मैच आपको खेलने को मिल जाते हैं पूरे हफ्ते में? हफ्ते में लगभग मैं 3 से 4 मैच खेल ही लेती हूँ। जब से मैंने अकेडमी ज्वाइन करी उसके बाद मैंने काफी ज्यादा हम्म। मैचेस खेले, वो डे में हो चाहे नाइट में हो, क्योंकि यहाँ विक्टर के अंदर इतने मैचेज होते हैं जो शायद जयपुर में भी नहीं होते हैं या कोई किसी और अकेडमी में भी नहीं होते होंगे। यहाँ काफी ज्यादा मैचेज होते हैं, सैटरडे संडे जो है वो डॉक्टर्स के मैचेज होते हैं। हम रूम में बैठे 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 वहाँ हमें मैच मिल जाता है कि तुम्हें भी मैच खेलना है, जूते पहन लो। सर यही कहते हैं कि सर का ये भरोसा नहीं रहता वो कब आके तुम्हें कमरे में बोल दे कि तुम जूते पहन लो, तुम्हें मैच खेलना है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था हमें कब कब मैच मिल जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मैचेस मिलते रहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है ये मैच खेलने से। मुझे हम्म। बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला इन मैचों से। मतलब जब भी मैं आगे मैचेस फिर खेलने जाती हूँ तो उसमें मेरे को पॉजिटिविटी बहुत रहती है, क्योंकि मैंने बहुत मैचेस खेल रखे हैं। नाइट बहुत मैचेस खेले हैं, नाइट में भी बहुत खेले हैं और डे में भी बहुत खेले हैं। देखिए, जैसे विक्टर का नाम आते ही सबसे अलग बन जाती है एकेडमी, तो विक्टर एकेडमी की कुछ खासियत है, आप बताएं। विक्टर एकेडमी की खासियत ये है कि सर अगर आप अलग किसी एकेडमी में जाओगे तो उनमें ये रहेगा कि आपको इतनी देर प्रैक्टिस करना है, इतनी बॉलें आपको खेलनी है। तुम ओपोनेट का भी वो एक दिन रहता है, या फिर कुछ कुछ बाहर अगर हम जयपुर साइड जाएंगे तो उधर ओपोनेट की फीस भी लगती है। किसी के 300 रुपये 400 रुपये लगते हैं। विक्टर रहता है कि तुम जब चाहो तुम नेट्स कर सकते हो, तुम्हें जितनी देर करना है तुम उतनी देर नेट्स करो, तुम्हें ग्राउंड में जो एक्टिविटी करनी है तुम वो एक्टिविटी करो। ओपन नेट तुम्हारे चाहे तो डे में करो चाहे तुम नाइट में करो, तुम जब चाहो ओपन नेट कर सकते हो, जब चाहो तुम मैच खेल सकते हो, जब चाहो तुम खुद की टीम बुला के मैच खेल सकते हो। और हमारे जो है वो अकेडमी में काफ़ी सारे नेट्स भी हैं, इनके विकेट काफ़ी अच्छे हैं। 7-8 नेट्स हैं हमारे जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। के साथ तैयारी करते हैं? हमारी अकेडमी में 30 से 40 बच्चे हैं जो हमारी अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ। अच्छा। देखिए, काफी बातें हो गई, एक बात और जैसे थोड़ी सी हंसी मजाक वाली कर लेते हैं। आप ऐसा जैसे मोमेंट बताएं जिसमें आपके कोच रहे धर्मपाल जी, उन्होंने आपको डांटा हो, ऐसा कोई मोमेंट? मुझे डांटा हो, रोक ले, मुझे याद कर लो। तो देखिए कि हमारे दर्शक वो ऐसा मोमेंट्स भी जानना चाहते हैं, जैसे हमेशा आपको धर्मपाल जी ने सपोर्ट किया है, हमेशा जहाँ आपको पिता की जरूरत थी वहाँ आपको पिता का प्रेम दिया है, जहाँ आपको दोस्त की जरूरत थी तो वहाँ एजे दोस्त आपके साथ खड़े रहे, जहाँ आपको कोच की जरूरत थी एजे कोच आपके साथ खड़े रहे। तो ऐसा हम जैसे कोई मोमेंट है जिसमें आपको डांट फटकार धर्मपाल जी से लगी हो, और आप जैसे थोड़ा सा आपको बुरा भी लगा हो, डांटा हो उन्होंने आपको? देखिए डांट फटकार वाला ऐसा कुछ ग्राउंड पर तो हुआ नहीं, क्योंकि जितना वो मेरे को बोलते थे उतना मैं करती थी, मेरा 100% उसमें देती भी थी, चाहे वो प्रैक्टिस में नेट्स हो, ओपन नेट्स हो, मैच हो। वो मैच में अगर बॉलिंग का कुछ बोलते थे कि तुझे ये करना है तो फिर मैं वो करती थी। तो ग्राउंड्स में तो उन्हें ऐसा कुछ मौका मिला नहीं, लेकिन एक बार मेरी जिद थी कि मैं गाड़ी चलाऊं, तो हम्म। उन्होंने मुझे उसमें डांट दिया था कि तू गाड़ी नहीं चला सकती, तेरे को नहीं दे रहा मैं गाड़ी, ऐसे वैसे। तो फिर मैं सर से नाराज वाराज हो गई थी और शाम तक मेरे सर से फिर कोई बात नहीं हुई थी। फिर शाम को सर ने खुद ही मेरे को आके मनाया था और फिर मैंने गाड़ी भी चलाई थी, मेरे को गाड़ी चलाने दी भी थी। तो साहब, आपको गाड़ी चलाना आता भी है? मेरे को गाड़ी चलाना आता है। अच्छा, ड्राइव भी अच्छी करते हो? हाँ, करती थी, मेरा 100% देती थी उसके अंदर। और मैच में हो चाहे नेट्स में हो चाहे ओपोनेट्स में हो, जितना मेरे को वो बोलते थे उतना मैं पूरा करती थी। तो मतलब क्रिकेट से रिलेटेड तो उनको ऐसा कोई मौका मिला नहीं कि वो मुझे डांटे। हम्म। एक बार ऐसा जरूर हुआ था कि मैंने गाड़ी चलाने की जिद करी थी और उसमें उन्होंने, तो ये गाड़ी चलाने का ये ख्वाब कहाँ से आ गया है क्रिकेट के बीच में? वो सर ऐसे ही कुछ काम से जा रहे थे तो मेरे ऐसे जिद मच गई कि मैं गाड़ी चलाऊंगी चलाऊंगी। अच्छा, तो अच्छा। सर ने मेरे को 2-3 बार मैंने जिद करी, फिर सर ने मेरे को डांट दिया, तो मैं फिर नाराज होकर चली गई थी वहां से। शाम तक मेरे सर से फिर कोई बात हुई नहीं थी, फिर शाम को सर खुद ही आए थे, मेरे को मनाया और फिर मेरे को गाड़ी भी चलाने को दी थी। तो जो आपका गुस्सा है, जैसे आप नाराज हो गई, सर को मनाना भी पड़ा, तो आपका गुस्सा है वो कितना तेज है? गुस्सा मेरे को आता नहीं है वैसे, लेकिन उस दिन वो था कि थोड़ा शायद मैं नाराज हूँ तो मेरे को सर गाड़ी चलाने को देते हैं, बाकी गुस्सा मेरे को कभी आता नहीं है। मतलब वो बहाना था, क्योंकि वो आपको तो बहाना गाड़ी था चलानी थी। गाड़ी हाँ, चलाने सही है, का। तो ये बहाने बनाने भी जरूरी है, कहीं कहीं पड़ते, बहाने बनाने पड़ते हैं।